तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन ये कहां पे किया गया, तो आंसर होगा वाराणसी में। और इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहां पे। और हमने वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया, 24 मार्च को। सो हेलो गाइस, तो ये आपके करंट अफेयर्स की रिवीजन वाली क्लास है। इसमें हम लोग डेली टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। और ये टॉप 30 क्वेश्चन कौन से महीने के हैं, तो जनवरी 2023 से लेके आज तक जितने भी क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं ये उन्हीं में से सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई हॉकी फेडरेशन के एथलीट एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया, तो आंसर होगा सलीमा टेटे को। ये राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की प्लेयर हैं सलीमा टेटे, और इन्हीं को 2 सालों के लिए भारत से AFH एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, वॉर एंड वुमेन नाम की बुक को किसने लिखा, डॉक्टर MA हसन ने। तो डॉक्टर MA हसन, इनका नाम याद रखना। बाकी श्रीमंत कोकाटे, इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज नाम से बुक लिखी। रचना बिष्ट रावत, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नाम से बुक लिखी। और KM चंद्रशेखर, एज गुड एज माई वर्ल्ड नाम से बुक लिखी। फिर बताओ भी किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। आपको याद है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे मनाया था हमने 21 मार्च को। तो उसी मौके पर छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने ये मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की थी। अगला प्रश्न है, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 27 मार्च को, वर्ल्ड थिएटर डे। अगला प्रश्न है, 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा जहाज कौन सा है, तो आंसर होगा INS एंड्रॉथ। इसे अभी कोलकाता में लॉन्च किया गया। INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, भारतीय नौसेना पोत। तो ये 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट की श्रृंखला में दूसरा है। तो पहला कौन सा था, पहला था INS अर्नला। अच्छा, बात करें इसका निर्माण कहां पे हुआ, तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने इसका निर्माण किया, ये याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी पहली महिला प्रीमियर लीग चैंपियन ये कौन सी टीम बनी है, तो आंसर होगा मुंबई इंडियंस। तो वुमेन्स IPL ये इस बार पहला संस्करण हुआ इसका, और इसे किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता। किससे हराया, दिल्ली कैपिटल्स को हराया। और इसमें बात करें पर्पल कैप किसे मिली, देखो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप 2 तरह की कैप होती है। तो पर्पल कैप किसे दी जाती है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, और ऑरेंज कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा रन बनाती है। तो पर्पल कैप मिली है हेले मैथ्यूज को, ये मुंबई इंडियंस की हैं। और ऑरेंज कैप मिली है मैग लैनिंग को, ये दिल्ली कैपिटल्स की है। यहाँ पे मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है, हरमनप्रीत कौर है। ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। देखो, अगर बात करते हैं ये विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये अभी हुई थी कहां पे, नई दिल्ली में हुई थी। और इसमें 4 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है जिन्होंने गोल्ड जीता है। एक तो ये लवलीना बोर्गोहेन हो गई, एक निखत जरीन है, एक नीतू घनघस है, और एक स्वीटी बुरा है। ये 4 गोल्ड लेकर के आए हमारे पास। तो इनके नाम आप याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में नाम देखे आपसे पूछ लेंगे इनका संबंध किससे है। तो मुक्केबाजी से, बॉक्सर हैं ये। चलो फिर बताओ, गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का नाम क्या है, तो आंसर होगा आजाद। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और केंद्रीय मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम उन्होंने आजाद रखा है। अच्छा, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है ना MK स्टालिन, उनकी आत्मकथा आई थी, उसका नाम क्या है, उंगलिल ओरुवन। ये जरूर याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अर्थ और डे ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 25 मार्च को। ये एक्चुअली में मार्च महीने के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो इस बार हमने 25 मार्च को मनाया। और कौन मनाता है इसे, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इस दिन 8:30 बजे से लेके शाम को 9:30 बजे तक दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। मकसद क्या है, धरती को बेहतर बनाने के लिए एकजुटता का संदेश देना। और थीम भी ध्यान रखना, ज्वाइन द बिगेस्ट आवर ऑफ अर्थ। हमने कहा इसे मनाता कौन है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ये एक बार प्रश्न पूछा गया था एग्जाम में, किसको मनाता कौन है, ये ध्यान रखना जरूर। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो लोगो है ना, पांडा, वो इसी का है, ध्यान रखना, वही से मनाता है।
फिर बताओ अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख कौन बने? तो आंसर होगा डिल्मा रूसेफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और डिल्मा रूसेफ ये कौन है? ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और इनको अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया हेड बनाया गया। और इन्होंने किनका स्थान लिया अगर ये जानना चाहो तो मार्कोस ट्रायजो का स्थान लिया। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसका स्थान लिया, आप याद रखो कौन बन गए, ये इंपॉर्टेंट है दिल्मा रूसेफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं। और इसके पहले हेड कौन बने थे? जब इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, तब इसके पहले हेड बने थे केवी कामत और अब नए बन गए हैं कौन? दिल्मा रूसेफ। आप मुझे बताओ न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? ये प्रश्न है मेरा आपसे, कौन बना है ये आपको बताना है इसका नया मेंबर। फिर आपसे पूछ रहे हैं गॉर्डन मूर का निधन हो गया, वे किस कंपनी के सह संस्थापक थे? तो आंसर होगा इंटेल। इंटेल कंपनी की स्थापना हुई थी 1969 में। दो जनों ने इसकी स्थापना की थी, गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नॉइस ने। तो अभी गॉर्डन मूर का निधन हो गया, इतना सा आप याद रखो। ये अमेरिकी थे। फिर बताओ भी किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता? तो आंसर होगा आलिया मीर। और ये कहाँ की रहने वाली है? ये जम्मू कश्मीर की है। तो आप कह सकते हो कि जम्मू कश्मीर से ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला बन गई है आलिया मीर। बॉम्बे जयश्री आप जानते हो, संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला था इनको। शिव शंकरी की बात करें, ये तमिल लेखिका हैं और 2022 के लिए अभी सरस्वती सम्मान मिला उनके उपन्यास सूर्यवंशम के लिए। और डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको अभी 32वां व्यास सम्मान मिला 2022 के लिए उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अभी किस जिले के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला? तो आंसर होगा रीवा। मध्य प्रदेश का जो रीवा जिला है उसके सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की जो गजक है उसको भी जीआई टैग मिला है, वो भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां नंबर का जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो यह है उड़ीसा में। याद रखना, इन गंधमर्दन पहाड़ियों को आयुर्वेद का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इस तरह से ये भारत का तो 37वां और उड़ीसा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल बन गया है। अच्छा, फिर भारत का पहला कौन सा बना था? कर्नाटक का नल्लूरी इमली गांव, ये 2007 में देश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना था। आप जानते हो जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। और अभी जैव विविधता संबंधित कोप 15 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। सर्वाधिक जैव विविधता ये कहाँ पाई जाती है? अमेजन वर्षा वनों में, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। अगर मैं पूछूं अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना था कौन सा? कोलकाता। और जैव विविधता का जनक के नाम से कौन मशहूर है? E.O. विल्सन। कुछ समय पहले इनका निधन हो गया। ये पॉइंट्स भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी उड़ीसा के रग्बी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया? राहुल बोस। उड़ीसा में जो ये एक रग्बी स्टेडियम है इसका नाम अभिनेता राहुल बोस के नाम पे रखा गया, क्योंकि राहुल ने 11 सालों तक भारत के लिए रग्बी खेला है और वे अब रग्बी इंडिया फुटबॉल यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। वैसे ये प्रश्न इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत का जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है ये आपको उड़ीसा में मिलेगा, इसका नाम किसके नाम पे बदला गया? बिरसा मुंडा जी के नाम पे। और ये वही स्टेडियम है जहाँ पे इस साल की शुरुआत में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुए थे, जिसको जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हरा करके। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंट गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा कृष्णा प्रकाश। तो ड्राउनिंग प्रिवेंशन अवेयरनेस अभियान, मतलब डूबने के रोकथाम के लिए एक जागरूकता अभियान है ये, और इस अभियान के तहत IPS अधिकारी हैं ये कृष्ण प्रकाश, और इन्होंने भी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स तक तैराकी की है और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। और आरती साहा की, जब भी तैराकी की बात आती है, ये दो नाम मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, एक तो आरती साहा का नाम और एक मेहर सेन। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक हैं ये। इन्हें हिंदुस्तानी जल परी भी कहा जाता है। और मेहर सेन इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति, या यूँ कहूँ पहले एशियाई हैं ये, पहले एशियाई व्यक्ति। इंग्लिश चैनल मैं आपको बता चुका हूँ, ये अटलांटिक महासागर की एक ब्रांच है जो ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करती है, या यूँ कहूँ कि उत्तरी सागर को अटलांटिक से जोड़ती है। और यहाँ पे जो जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट है, उसे क्या कहते हैं? डोवर
स्ट्रेट डोवर जल संधि, ये ध्यान रखो। फिर अगला प्रश्न है कि कुनो नेशनल पार्क में लाई गई मादा चीते की मौत हो गई, इन्हें किस देश से लाया गया था? तो आंसर होगा नामीबिया। आपको याद होगा 2022 में हम नामीबिया देश से 8 चीते लेकर के आए थे, उसमें से एक मादा भी थी जिसका नाम मोदी जी ने साशा रखा था, लेकिन अभी उसी का निधन हो गया, बीमारी हो गई थी उसे कुछ, उसका निधन हो गया। कब लाए थे? अगर एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊं तो मोदी जी का जन्मदिन था जब 17 सितंबर 2022 को, और ये 8 चीते में से 5 मादाएं थी और 3 नर थे, तो उनमें से एक मादा का नाम मोदी जी ने साशा रखा था और उसी का निधन हुआ है अभी। वैसे आपको याद होगा अभी हम साउथ अफ्रीका से भी 12 चीते लेकर के आए हैं, और इनको भी कहाँ छोड़ा हमने? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। चलो फिर पूछ रहे हैं, अभी मार्च में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पुणे में, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था ये। तो इनके बीच में ये पहली बार हुआ, भारत और अफ्रीकी देशों के बीच में, तो इसलिए मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट को अभी लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? टेरन 1, और इसे बनाया है एक अमेरिका के एरोस्पेस कंपनी है रिलेटिविटी स्पेस, उसने। और एक्चुअली में ये जो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है ना, इसे अंतरिक्ष में लॉन्च भी किया गया था, लेकिन ये लॉन्च होने के बाद क्रैश हो गया था। तो इसका नाम ध्यान रखो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है, टेरन 1 है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी किसने देश में पहली बार कहीं भी कैशलेस सुविधा को शुरू किया? तो आंसर होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। इसमें इतना ही है ध्यान रखने के लिए, बस याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें पूछ रहे हैं अभी किस IIT ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को डेवलप किया? तो आंसर होगा IIT मद्रास ने। फिर आपसे पूछ रहे हैं बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नाम की बुक को किसने लिखा? अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। और संजीव सान्याल ने रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक लिखी थी। अरविंद मंडलोई ने जादूनामा नाम से बुक लिखी थी। सलमान रुश्दी ने विक्ट्री सिटी नाम से बुक लिखी थी, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, अभी किस राज्य के NGO को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा असम। तो असम का ये पाठशाला स्थित NGO है जिसका नाम तपोवन है, जो विशेष जरूरत वाले बच्चों और ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करता है। और अभी इसी को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी में बच्चों के चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, यानी कि चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023। फिर बताओ, अभी हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 मार्च। और आपको बता दूं 2023 में पहली बार यह दिन मनाया जा रहा है। कब? 30 मार्च को। इंग्लिश में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस। और इस दिवस का प्रस्ताव तुर्की ने दिया था। वैसे 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। अब आप लोग मुझे बताओ भी राजस्थान में टोटल कितने जिले हो चुके हैं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रश्न। बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे भी होता है एक। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये 14 अक्टूबर को मनाते हैं। और भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पे स्थापित हो रहा है? तो आंसर होगा दिल्ली में, ये भी ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने कौन? रणवीर सिंह बने। फिर बताओ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह बने। एसोचैम की फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अजय सिंह ये कौन है? ये स्पाइस जेट के प्रमुख हैं और वही अभी एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने किनका स्थान लिया? सुमंत सिन्हा का। बाकी आप जानते हो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO बने गंजी कमलावी राव। नीति आयोग के CEO बने BVR सुब्रमण्यम। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव। फिर आपसे पूछ रहे फूलंगे नाम की बुक को किसने लिखा? लेखनाथ छेत्री ने। तो दार्जिलिंग के लेखक हैं ये लेखनाथ छेत्री, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है फूलंगे। अगला प्रश्न है अभी किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय GI टैग मिला? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ये अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना। फिर आपसे पूछ रहे 1 अप्रैल 2023 से UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कितना प्रतिशत का चार्ज देना होगा? तो आंसर होगा 1.1%। तो मतलब अगर UPI से ट्रांजैक्शन करते हो तो शुल्क देना होगा। मतलब UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट शुल्क लगाया जाएगा। तो मतलब अगर 2000 रुपये से ऊपर का UPI भुगतान किया जाता है तो 1.1% का चार्ज देना होगा।
अच्छा, यहाँ पे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? जैसे वॉलेट या कार्ड के जरिए अगर आप किसी भी व्यापारी को यूपीआई पेमेंट करते हो तो 1.1% की इंटरचेंज फीस लगेगी। और आप चिंता मत करो, ये हम आम नागरिकों को नहीं देना है ये फीस या ये चार्ज जो व्यापारी है उसको देना होगा, हम आम पब्लिक को नहीं देना है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब वॉलेट से ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर कोई चार्ज नहीं देना उस व्यापारी को भी। वॉलेट मतलब जैसे कि फोन पे हो गया, फोन पे का वॉलेट होता है, पेटीएम का वॉलेट होता है, तो वहां से अगर ट्रांसफर कर रहे हो पैसा और कितना 2,000 रुपये से ज़्यादा, तब व्यापारी को चार्ज देना होगा 1.1% का। और किसे देना होगा? जो भी वॉलेट या कार्ड जारी करता है, हमारे केस में हमने पेटीएम मान लिया उदाहरण। तो 2-3 चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है। कितना प्रतिशत चार्ज देना होगा? 1.1% देना होगा। आम पब्लिक को नहीं देना है, व्यापारी को देना है। वो भी कब देना है? जब आम पब्लिक उस व्यापारी से कुछ खरीदती है और उसके बदले में वॉलेट से उसको पैसा ट्रांसफर करती है। पब्लिक के पास कुछ भी हो सकता है वॉलेट के रूप में, पेटीएम हो सकता है, फोन पे हो सकता है। तो जब पब्लिक अपने वॉलेट से उस व्यापारी को पैसा ट्रांसफर करेगी और वो भी कितना 2,000 रुपये से ज़्यादा, तब उस व्यापारी को 1.1% का चार्ज देना होगा। और किसे? जो भी वो वॉलेट जारी करता है उसे। यहाँ पे ये समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा सा समय लिया, क्योंकि प्रश्न कैसे भी बन सकता है और आपको भी थोड़ा सा पता होना चाहिए, इसलिए मैंने समझाया। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने कई बार बताया कि ये हमारी रिवीजन वाली क्लास है। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन डिस्क्राइब करना होगा तो मैं उसे डिस्क्राइब नहीं करूंगा जैसा कि डेली करंट अफेयर्स में करते हैं। यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आपको बातें बताऊंगा। और कुछ कुछ प्रश्न तो ऐसे भी होंगे जहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, सिर्फ प्रश्न देखेंगे और आंसर देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह के प्रश्न भी हमने देखे हैं। लेकिन बीच बीच में हो जाएगा, कई बार ऐसे प्रश्न आ जाएंगे जहाँ पे मुझे लगेगा नहीं यहाँ पे समझाने की ज़रूरत है, तो वहाँ मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की, कि आपको समझ में आ जाए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप तक पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को अभी भी आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो। और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें इसे। शेयर करने में कंजूसी मत करा करो, मैं आपको समझाने में कंजूसी नहीं करता हूँ। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं, जो भी स्टडी ग्रुप है, वहाँ पे शेयर ज़रूर करना दोस्त। अगला प्रश्न देख तो क्या पूछ रहा है? टेक्सास विश्वविद्यालय ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो आंसर होगा नवीन जिंदल को। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन है ये नवीन जिंदल, और इनको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। और नवीन जिंदल ये इतिहास में दूसरे व्यक्ति बन गए हैं ये सम्मान पाने वाले। अच्छा, सज्जन जिंदल के बारे में आपको याद होगा, ये JSW ग्रुप के CMD है और अभी उनको EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया था। बाकी ABK प्रसाद पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला था, और डॉक्टर पेगी मोहन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला था। तो ये भी ध्यान रखना। और हाँ, अगर आप में से अभी तक किसी ने नोबेल प्राइज़ का ट्रिकी वीडियो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को याद करने का वीडियो मैंने बनाया वो नहीं देखा तो देख लेना, उसको किसी भी कीमत में मत छोड़ना बस।